हाय एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री। तो अभी तक हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स वाले चैप्टर में हमने इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देखा है और नोमेनक्लेचर स्टार्ट किया था। नोमेनक्लेचर हम 11th क्लास में पढ़ के आए, तो इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, बस कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स हैं। अभी क्या वीडियो पॉज करो और खुद से कुछ सोल्व करने की कोशिश करो। इतना कुछ है नहीं इनमें हार्ड, तो आप एक बार खुद से सोल्व करो। अगर होता है तो बहुत ही अच्छी बात है, अदरवाइज मैं तो सोल्व करवा ही रही हूँ। तो देखते हैं पहले एग्जाम्पल से। कॉमन नेम देखेंगे सबका और आईयूपीएसी नेम। तो कॉमन नेम के लिए क्या पढ़ा था हमने कल? एल्काइल हैलाइड। ठीक है, जो जनरल टर्म होगा वो क्या होगा? एल्काइल हैलाइड। और जो आयुपैक नेम होगा उसमें क्या होगा? हेलो एल्केन। हेलो एल्केन, जैसे क्लोरो इथेन, क्लोरो मीथेन। ठीक है, तो CH3CH2 Br ये क्या है? ओके, ये इसको मैं ऐसे लिख रही हूँ तो अब देखा था एथाइल ब्रोमाइड। अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ CH3CH2 Br। ठीक है, तो ये क्या होगा? 3 कार्बन मीन्स प्रोपाइल। और कौन सा प्रोपेन है? नॉर्मल प्रोपाइल है ना, तो क्या लिखेंगे? नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड। ठीक है, थोड़ा आगे जा रहा है। ठीक है, नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड। और उस केस में क्या लिखेंगे? आयुपैक नेम में हेलो एल्केन था ना, तो 1 ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है, हेलो एल्केन हुआ, हेलो एल्केन। और इस केस में क्या होगा? अभी देखो, ये जो है ब्रोमाइड है। ठीक है, अब ये क्या है? 1 2 3 कार्बन है, लेकिन इस केस में क्या ब्रोमीन कहाँ पे लगा हुआ है? सेकंड नंबर के कार्बन पर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आईयूपीएसी नेम में तो 2 ब्रोमो प्रोपेन हो जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है चेंज, बस 2 ब्रोमो प्रोपेन हो जाएगा। और कॉमन नेम में क्या होगा? कौन सा है ये? प्रोपाइल का आइसोमर कौन सा? आइसो। ठीक है, क्योंकि सेकेंड नंबर कार्बन पे जब कोई वैलेंसी हो तो उस केस में क्या होगा? आइसो। तो आइसो प्रोपाइल ब्रोमाइड। क्या लिखेंगे इस केस में? आइसो प्रोपाइल ब्रोमाइड। ठीक है, क्लियर हुआ ये? अब ये क्या है? देखो, इस केस में आते हैं हम। 1 2 3 और 4 कार्बन है। इस केस में क्या होगा? 4 कार्बन के केस में क्या होगा? ब्यूटेन। ठीक है, लेकिन वैलेंसी कौन से कार्बन पर? 1 और 2 कार्बन पे क्या है? एक तो वैलेंसी जिस पे क्या लगा हुआ है? मिथाइल ग्रुप। तो कौन सा आइसोमर है ब्यूटेन का? ये आइसोब्यूटाइल है ना, या फिर आइसोब्यूटाइल है फिर सेकेंडरी ब्यूटाइल। तो सिंपल क्या लिखेंगे यहाँ पर? आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड लिख देंगे। क्लोराइड है तो क्लोराइड लिख देंगे। और आईयूपीएसी नेम में क्या लिखेंगे? 1 पे क्लोरो है, 1 पे क्या है? क्लोरो है, और 2 पे क्या है? मिथाइल है। तो 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, समझ में आ रहा है? अब ये है, कितने कार्बन है टोटल? 5। ठीक है, 5 कार्बन है पूरे में। तो कौन सा आइसोमर है 5 पेंटेन का? नियो। तो यहाँ पे क्या होगा? नियो पेंटाइल क्लोराइड। नियो पेंटाइल क्या हो जाएगा? क्लोराइड हो जाएगा। और आईयूपैक नेम में क्या होगा? देखो, 1 पे क्लोरो है, 2 पे क्या है? 2 मिथाइल ग्रुप है, तो 2 डाई मिथाइल, और 1 पे क्या है? क्लोरो है। तो क्या लिखेंगे? 1 क्लोरो, क्या लिखेंगे? 1 क्लोरो, 2 पे क्या है? मिथाइल लगा, 2 डाई मिथाइल है ना, तो 2 क्या लिखेंगे? डाई मिथाइल। 2 डाई मिथाइल क्लोरो तो होगा, क्या होगा ये? प्रोपेन। ठीक है, तो 1 पे क्या है? क्लोरो है, 2 पे 2 मिथाइल ग्रुप है, तो 1 क्लोरो 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। समझ में आया यहाँ तक? अभी एरोमेटिक रिंग है, जो बेंजीन रिंग हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर, उसमें उस केस में क्या होगा? कॉमन नेम में क्या होगा? यहाँ पे ऑर्थो, मेटा और पैरा। ऑर्थो, मेटा और पैरा। ऑर्थो किसके रेफरेंस में है? कोई भी एक ग्रुप लगा होगा। ठीक है, मान लो ये सिंपल ग्रुप लगा, पहले एक ही ग्रुप है। ठीक है, एक ग्रुप होगा तो क्या लिखेंगे? सिंपल ब्रोमोबेंजीन, ये लिखेंगे ना, ब्रोमोबेंजीन। कॉमन नेम भी वही होगा और आईयूपीएसी नेम भी वही होगा, ब्रोमोबेंजीन। अब ये जो ग्रुप है इसके रेफरेंस, मैं यहाँ पे कोई ग्रुप लगा दूँ। ठीक है, इस बार इसके रेफरेंस में, इस वाले ग्रुप के रेफरेंस में ये ग्रुप कैसा है? मेटा। जो 1 3 पोजीशन होती है वो कैसी होती है? मेटा। अगर ये ग्रुप यहाँ पर होता तो इसके रेफरेंस में ये ग्रुप कैसा है? ऑर्थो है। ठीक है, अगर ये वाला ग्रुप यहाँ पर होता ना, तो इसके रेफरेंस में ये कहाँ पर है? पैरा पोजीशन है। ठीक है,
तो हम अकेले अगर सिंपल में ये नहीं बोल सकते कि इसको अगर मैं हटा रही हूँ तो ये मेटा पे लगा हुआ है, ठीक है। मेटा, ऑर्थो और पैरा जो पोजीशन है वो क्या किसी एक ग्रुप के रेफरेंस में लिखी जाती है, बोली जाती है, ऐसा समझ में। अब देखो इसके रेफरेंस में कौन सी पोजीशन है, मेटा पोजीशन है। यहाँ पे होता तो ऑर्थो, यहाँ पे होता तो पैरा। तो कॉमन नेम क्या होगा इसका, मेटा डाइब्रोमो बेंजीन, क्योंकि दो ब्रोमीन है तो मेटा डाइब्रोमो बेंजीन। मेटा के लिए स्मॉल m, डाइब्रोमो, ये एरोमेटिक रिंग के केस में ऐसा होगा, मेटा डाइब्रोमो बेंजीन, ठीक है। अभी उस केस में क्या होगा, यूपीएससी नेम में 1 2 3 या फिर 1 2 3 कैसे भी, तो 1 3 डाइब्रोमो बेंजीन, सेम है 1 3 डाइब्रोमो बेंजीन। तो इस केस में क्या होगा, देखो सीमेंट इसको क्या 1 2 3 4 5 6, 1 पे 3 पे और 5 पे क्या है, ब्रोमीन लगा हुआ। तो कॉमन आईपीसी नेम में तो क्या हो जाएगा, सिंपल 1 3 5 ट्राइब्रोमो बेंजीन, है ना, कुछ भी नहीं है इसमें, 1 3 5 ट्राइब्रोमो बेंजीन। लेकिन कॉमन नेम में क्या लिखेंगे इस बार, ये देखो मेटा पोजीशन पे भी है, इसके मेटा, इसके रेफरेंस से बात करो तो मेटा, और ये भी क्या है, मेटा ही है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, सिंपल सिमेट्रिकल ट्राइब्रोमो बेंजीन, ठीक है, सिमेट्रिकल ट्राइब्रोमो बेंजीन। अब ये क्या है, देखो अगर यहाँ पे क्लोरो ग्रुप ना हो तो इसको क्या बोलते हैं, हमने देखा नहीं ना क्लास में, ये कौन सा इसका नाम क्या है, कॉमन नेम टोल्यूइन, है ना, टोल्यूइन है। अब इसके ऑर्थो पोजीशन पे क्या लगा हुआ था, क्लोरीन, तो क्या लिखेंगे ऑर्थो, ऑर्थो के लिए ओ, तो क्या लिखेंगे ऑर्थो क्लोरो टोल्यूइन, यही है ना, ऑर्थो क्लोरो टोल्यूइन। अब देखो ये कौन सा नाम है, हाँ कॉमन नेम है। आईपीसी नेम में क्या लिखेंगे, 1 पे क्या क्लोरो और 2 पे क्या मिथाइल, तो 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन, 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन। समझ में आया यहाँ तक, ये भी हुआ। अभी इसमें नेक्स्ट पर आते हैं, ये क्या है, CH2 है, ठीक है, बेंजीन रिंग पे क्या CH2 है, उस पे क्या क्लोरीन लगा हुआ है, तो इस कॉमन नेम सभी को पता होगा क्या होगा, बेंजाइन। बेंजीन रिंग पर जब भी CH2 ग्रुप लगा हो तो उसे क्या बोलेंगे, बेंजाइन, और बेंजाइन पे क्या है, क्लोराइड है, क्लोरीन ग्रुप है तो क्या लिखेंगे, बेंजाइन क्लोराइड। आईपीसी नेम क्या होगा, क्लोरोफिनाइल मीथेन, ये क्लोरोफिनाइल मीथेन, ये वो यहाँ तक क्लियर। अभी इस केस में क्या होगा, देखो ऐसा कुछ दिया हो ना, इसका क्या बोलते हैं, नेमिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से, फिर यहाँ से जहाँ पर भी डबल बॉन्ड हो ना, प्रायोरिटी उसको पहले मिलेगी। तो 1 2 3 4 और 5, तो क्या लिखेंगे, 2 पे क्या इन है और 4 पे क्या ब्रोमो ग्रुप है, तो क्या लिखेंगे 4 पे ब्रोमो और 3 पे क्या मिथाइल है, ठीक है। अल्फाबेटिक ऑर्डर में 4 ब्रोमो 3 मिथाइल और 5 कार्बन है, तो पेंट 2 इन, क्या लिखूं, 4 ब्रोमो और क्या 3 पे मिथाइल है ना, 4 ब्रोमो 3 मिथाइल, 4 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंट 2 इन, ठीक है, डैश 2 इन, क्लियर, कुछ नहीं है इसमें। अब ये एक मान लो अगर एक ऐसे दे दिया, कुछ नाम दे दिया और आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है, तो कैसे करोगे, 1 पे ब्रोमो 1 ब्रोमो, 2 पे क्या सेकेंडरी ब्यूटाइल, 4 मिथाइल बेंजीन। अभी देखो लास्ट में क्या आ रहा है, बेंजीन आ रहा है ना, मतलब अपना जो बेस मॉलिक्यूल वो कैसा होगा, बेंजीन रिंग दी हुई है। यहाँ पे हटा देते हैं इसे ना, आप लिख लेना। तो बेस मॉलिक्यूल है वो कैसा, बेंजीन है, ठीक है। अब बेंजीन रिंग पे फर्स्ट पोजीशन पे क्या ब्रोमो, तो कहीं पे भी एक बार ब्रोमो लगा सकते हैं, ब्रोमीन ग्रुप। तो 1 पे क्या ब्रोमो है और 2 पे क्या सेकेंडरी ब्यूटाइल, 2 का इसका 2 पोजीशन ये रहा, ठीक है। 2 पे क्या है
ये अगर मैं इसे ड्रॉ करूँ 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल और 2 मिथाइल, तो सही रहेगा। 4 पे क्या सेकेंडरी ब्यूटाइल है, 4 फर्स्ट 2 3 4, 4 ये है ना। सेकेंडरी ब्यूटाइल कैसे होगा, देखो 4 कार्बन है ना, ब्यूटेन ब्यूटाइन है, ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन, तो फर्स्ट 2, अगर इस पे मैं कोई वैलेंसी लगा दूँ है ना, तो ये वाला कार्बन कैसा हो जाएगा फिर, देखो 1 मिनट, इस तरह से ये कार्बन कैसा है, सेकेंडरी है ना, इस पे 2 कार्बन ऑलरेडी अटैच्ड है। अगर मैं ये लिखूं ये वाली चीज़, तो ये कैसा होगा, 3 कार्बन अटैच्ड है, तो टर्शरी हो जाएगा ये। तो हमें क्या चाहिए, सेकेंडरी चाहिए ना, तो बेसिकली इसको लिख देना ठीक है, वेल हाइड्रोजन ऐड करके CH2 CH3, ये CH3 और ये CH, ठीक है। तो 4 पे क्या सेकेंडरी ब्यूटाइल और 2 पे क्या मिथाइल ग्रुप है, तो सेकंड पोजीशन ये रही। तो ये क्या होगी हमारी स्ट्रक्चर होगी इसकी। तो सेकेंडरी और टर्शरी में ध्यान रखना है ब्यूटाइल ग्रुप में, तो इसकी स्ट्रक्चर है, तो दोनों तरह से आपको आना चाहिए। अगर आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना हो तो वो भी आपको नेम से आना चाहिए, और अगर स्ट्रक्चर दी हुई है तो आपको नाम का जो भी आईपैक नेम होगा या फिर कॉमन नेम होगा, बेसिकली आपको पता होना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब ये तो हुआ नोमेनक्लेचर का छोटा सा पार्ट। अभी जो हमें पढ़ना वो क्या है, हेलोजन के बॉन्ड के बारे में। एक बार हटा देती हूँ। नोमेनक्लेचर के बाद में जो पढ़ना वो क्या है, नेचर ऑफ CX बॉन्ड। अभी इसके बारे में देखो, एक बार देखते हैं। C मतलब कोई भी एल्काइल चेन होगी, ठीक है, जैसे मान लो कि CH3X है, ठीक है। अब ये जो X बॉन्ड है वो किसके साथ है, X किसके साथ अटैच्ड है, कार्बन के साथ है ना, मैंने बताया था ये किस तरह से, C यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, एक हेलोजन लगा हुआ है, ये है ना। तो ये हेलोजन डायरेक्टली किससे अटैच्ड है, इस कार्बन से। कोई भी एल्काइल चेन होगी, हेलोजन हमेशा किससे अटैच्ड रहेगा, कार्बन से। तो हमें किसके बारे में पढ़ना है, कार्बन का और जो हेलोजन का जो बॉन्ड होगा, नेचर कैसा होगा, इनके बारे में देखना कैसा नेचर होगा। हमें ये भी पता है कि हेलोजन्स क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है पीरियोडिक टेबल में। अब हेलोजन में कौन कौन है, फ्लोरीन है, फ्लोरो ब्रोमो, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन। और ये भी पता है कि फ्लोरीन क्या पूरी पीरियोडिक टेबल में क्या मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ठीक है। फ्लोरीन कितनी, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है ना, ठीक है। फ्लोरीन के बाद में कौन आता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फिर आता है क्लोरीन। बेसिकली क्या है, जो भी ग्रुप 17 की जो एलिमेंट्स हैं इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैसे ही बहुत ज़्यादा है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है हेलोजन की। अब कार्बन से ज़्यादा होने के कारण होगा क्या, एक डाइपोल जनरेट होगा, पोलराइज्ड बॉन्ड होगा। पहली बात तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है क्या, क्यों डाइपोल जनरेट होगा, फिर क्यों बॉन्ड पोलराइज होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से होगा क्या, जो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा ना वो करेगा क्या, ये जो शेयर बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ना, ये वाले इलेक्ट्रॉन जहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है फिलहाल, ठीक है, यहाँ पे इन इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ पुल करने की टेंडेंसी रहेगी उसके पास। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डेफिनेशन देख लेते हैं, ठीक है। टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर बॉन्ड की जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो उनकी बात कर रही हूँ मैं, शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो होगा क्या, जब भी यहाँ पे मान लो फ्लोरीन कोई भी होगा, जब भी अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को पुल करेंगे, जब भी अपने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करेंगे तो होगा क्या, कार्बन के पास चार्ज कैसा है, पार्शियली पॉजिटिव, और इनके पास क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। और ये जो चार्ज डेवलप हो रहा है ना, 2 चार्ज डेवलप हो रहे हैं, डाइपोल मतलब 2 पोल, और 2 पोल का मतलब 2 पोल का मतलब क्या, एक पॉजिटिव और एक होगा नेगेटिव। यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो ये क्या होगा, बेसिकली बॉन्ड कैसा रहता है, पोलराइज्ड है ना, पोलराइज्ड रहेगा। और पोलराइज्ड होने से क्या होगा, डाइपोल जनरेट होता है, ठीक है। और डाइपोल क्या मतलब 2 पोल, एक प्लस और एक नेगेटिव, डाइपोल जनरेट होगा। ये समझ में आया। अब देखो CX बॉन्ड में होगा क्या, पहली चीज तो वही है कि मतलब हाइड्रोजन्स कैसे होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण क्या होगा, पोलराइज्ड बॉन्ड। ये बॉन्ड कैसा होगा, पोलराइज्ड होगा, पोलराइज्ड होने से डाइपोल जनरेट होगा। कार्बन के पास पार्शियल पॉजिटिव और हाइड्रोजन्स के पास पार्शियल नेगेटिव। अभी एक चीज और, यहाँ पे जो कार्बन है वो तो क्या फिक्स है ना, कार्बन तो फिक्स है। अभी हाइड्रोजन है वो अलग अलग हो सकता है, वो हो सकता है कि फ्लोरीन हो, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है और आयोडीन भी हो सकता है, ठीक है। अब जब जैसे ये हाइड्रोजन चेंज होंगे ना, मान लो मैंने फ्लोरीन लगाया फिर क्लोरीन लगा रही हूँ, इसको हटा के,
तो उस केस में क्या होगी, प्रॉपर्टीज भी चेंज होती हैं, इनका जो भी फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल नेचर होगा वो भी क्या होगा, चेंज होगा। ऑब्वियस बात है ये, है ना। अभी देखो क्या है, हाँ कुछ प्रॉपर्टी से यहाँ पे क्या सी है, साइज ये है मान लो सी की, ठीक है, ये सी है कार्बन, और फ्लोरीन की साइज भी क्या स्मॉल है ना। कार्बन के बाद कार्बन की साइड आता है ना फ्लोरीन, तो इधर से इधर जाने पर क्या होता है, साइज डिक्रीज होती है तो, और ये तो वैसे ही बहुत क्या इसमें इलेक्ट्रॉन्स वैसे बहुत ज़्यादा है, तो इसकी साइज तो कार्बन से छोटी होगी, ठीक है समझ में। अब देखो होगा क्या, कार्बन है ये और ये क्या फ्लोरीन है, जैसे टॉप टू बॉटम मूव करेंगे ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो होगा क्या, साइज इंक्रीज होगी, क्लोरीन की साइज फ्लोरीन से ज़्यादा होगी, फिर ब्रोमीन की और फिर आयोडीन की। देखो है ना, कार्बन की साइज तो फिक्स ही रहेगी ऐसे, क्लोरीन की थोड़ी ज़्यादा होगी इससे, ब्रोमीन की और ज़्यादा होगी और आयोडीन की और ज़्यादा होगी। तो टॉप टू बॉटम जब मूव करते हैं ना, इस केस में होगा क्या, बॉन्ड लेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी। बॉन्ड लेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी, पता चल ही रहा है देखने से। बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होने से क्या होगा, देखो अब एक चीज़ यहाँ से एक चीज़ कंक्लूजन हो रहा है क्या, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या फिर BD का मतलब क्या, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या फिर बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड एंथैल्पी के केस में क्या होगा, कैसे पता चलेगा। अब देखो ये दो कार्बन और फ्लोरीन दोनों की साइज क्या मतलब स्मॉल है, ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्स क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा, दोनों बहुत पास में रहेंगे, तो इस केस में ना इस बॉन्ड को ब्रेक करना क्या रहेगा, मुश्किल रहेगा, ठीक है। तो ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ये होगा ना, ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो जितनी ज़्यादा बॉन्ड लेंथ कम होगी उतनी ज़्यादा उसे एनर्जी देनी पड़ेगी। और यही केस अगर मैं C और I के केस में बताऊँ तो I की साइज क्या बहुत स्मॉल है, बहुत बड़ी है, ठीक है, लार्ज साइज है। कार्बन की साइज क्या होगी, आयोडीन के कंपेयर में स्मॉल होगी, ये बॉन्ड क्या होगा, इजीली ब्रेक हो जाएगा। और इस केस में क्या, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, तो बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो टॉप टू बॉटम मूव करने पे ये सब चीज़ें मैं कैसे बता रही हूँ, व्हेन वी मूव टॉप टू बॉटम हेलोजन के केस में, फिर कार्बन तो क्या फिक्स है, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी, इजीली ब्रेक हो जाएगा। डिक्रीज होने का मतलब क्या, कम एनर्जी देनी पड़ेगी बॉन्ड को ब्रेक करने में, क्लियर हुआ। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ये हुआ, बॉन्ड लेंथ। एक चीज़ और है, टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो हेलोजन की साइज बढ़ती जाती है, साइज बढ़ेगी उसका मतलब क्या, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा, ठीक है ना, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो आयोडीन की साइज क्या, सबसे ज़्यादा इसका मॉलिक्यूलर वेट भी ज़्यादा, उसके इसमें क्या होगा, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है ना, पर्टिकुलर कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। फिजिकल प्रॉपर्टी में आ गया, हम पढ़ के आ रहे हैं बेसिकली, लेकिन नेचर ऑफ CX बॉन्ड। अब आता है यहाँ पे क्या बोला था मैंने, डाइपोल जनरेट होता है, ठीक है, क्या जनरेट हो रहा है, डाइपोल ना। अभी डाइपोल जनरेट हो गई तो पता है कि डाइपोल जनरेट होगा किसका सबसे ज़्यादा होगा, लेकिन CI का, CBr का, CCl का या फिर CF का। कैसे पता चलेगा, डाइपोल मोमेंट होगा, होता क्या है, डाइपोल मोमेंट देखते हैं, किससे डिनोट करते हैं, म्यू से ना, Q इंटू D, ये होता है ना, किसी एक फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता, दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। कौन कौन से, Q क्या है, चार्ज है ना, और D क्या है, डिस्टेंस है। Q क्या चार्ज है, कितना चार्ज यहाँ पे डेवलप हो रहा है वो, और D क्या इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है। अब देखो मेरे पास क्या है, तो CF है, CCl है, CBr है और CI है, चार है ना मेरे पास ये, ठीक है। एक्टिव हम लेते नहीं क्योंकि वो कैसा रेडियो एक्टिव है। इस केस में क्या होगा, CF के केस में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये जो डिस्टेंस है ना, पहले देखो डिस्टेंस का सब में किस में होगी, पिकोमीटर में होगी, तो डिस्टेंस किस में, पिकोमीटर में होने से क्या होगा, इतना ज़्यादा, और पिकोमीटर क्या होता है 10⁻⁻², तो इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहेगा ये जो वाला फैक्टर है डिस्टेंस का। अब इतना ज़्यादा ये फैक्टर इफेक्टिव नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा स्मॉल है डिस्टेंस, इफेक्टिव नहीं होने से हमें क्या, किसके बारे में देखना है, Q। अभी Q कैसे पता चलेगा, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, जिसकी जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी ना, क्या बोले, चार्ज सेपरेशन क्या होगा उतना ही ज़्यादा होगा। मान लो यहाँ पे फ्लोरीन है इस केस में ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा, कार्बन की बहुत कम है, तो जो चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डेल्टा, जो चार्ज डेवलप हो रहा है बेसिकली वो क्या होता है, ज़्यादा होता है यहाँ पर। Q की वैल्यू क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी।
इस केस में इससे कम होगी, इससे कम, सबसे कम इसमें, ठीक है, क्यू की वैल्यू सबसे कम इसमें होगी क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है इसकी, सबसे कम है। पता चले क्योंकि इतना इलेक्ट्रॉन को पुल नहीं कर पाएगा जितना फ्लोरीन कर पा रहा है, फिर जितना क्लोरीन कर पा रहा है। तो होना क्या चाहिए, डिस्टेंस में अगर नाम डिस्टेंस के फैक्टर को अगर मैं सेम रखूं तो चार्ज से अपन देखें तो होना क्या चाहिए, डाइपोल जो मोमेंट है उसका ऑर्डर CF का ना सबसे ज़्यादा होना चाहिए, डैश मतलब यहाँ पे, और CCl का सबसे, इसके बाद में फिर CBr का और फिर CI का, यही ना। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसा नहीं होता है। एक्सपेरिमेंट से क्या पता चला है, एक्सपेरिमेंट से क्या प्रूव हुआ, ये जो है ना, आपको ये पता है कि फ्लोरीन और क्लोरीन में कितने सारे एक्सेप्शंस होते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंड हेल्प है ना, वो फ्लोरीन की ज़्यादा नहीं होती, किसकी होती है, सबसे ज़्यादा पूरी पीरियोडिक टेबल में क्लोरीन की होती है, ठीक है। तो क्लोरीन और फ्लोरीन में बहुत सारे एक्सेप्शन होते हैं, जहाँ पर एक्सेप्शन होते हैं वहाँ से क्वेश्चन भी नॉर्मली देखने को मिल जाता है, ठीक है। अब होता क्या है, हमें जो एक्सपेरिमेंट से रिजल्ट देखने को मिले वो क्या है, CCl, फिर आएगा CF बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट, फिर है CBr का, फिर है ये C और I बॉन्ड, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ, ये तो क्या है थ्योरेटिकल जो हमने देखा कि ऐसा होना चाहिए और ऐसा हमने लिखा। फिर एक्सपेरिमेंट से पता चला कि क्या हुआ है, CCl और CF, CCl का ज़्यादा किससे, CF से। क्यों, क्योंकि इस केस में होता क्या, 400 ज़्यादा है, क्योंकि वैल्यू क्या इस केस में ज़्यादा है Cl से, लेकिन जो डिस्टेंस वाला फैक्टर है ना वो यहाँ पर काम कर जाता है। कैसे, कैसे, चार्ज ज़्यादा इसमें भी ज़्यादा है, ठीक है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन से बहुत कम नहीं है, थोड़ी कम है, ठीक है। लाइक इसकी अगर 5 है ना, इसकी शायद 3.5 या 3 जितना कुछ होता समथिंग, ठीक है, ठीक है। ये सब छोड़ो, क्यों, अगर क्यू की वैल्यू दोनों में ज़्यादा है, लेकिन डिस्टेंस ना फ्लोरीन के केस में क्या हो जाती है, बहुत कम हो जाती है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, साइज भी इतनी स्मॉल है। अगर साइज स्मॉल होगी तो डिस्टेंस क्या होगी, इतनी कम हो जाती है कि ये CCl वाला है ना ओवरकम कर जाता है, किसी केस में CF के केस में, दोनों फैक्टर, ये डिस्टेंस वाला फैक्टर बेसिकली डोमिनेट कर जाता है चार्ज वाले फैक्टर पे। इतना बोलना चाह रही हूँ मैं, फिर से सुन बताती हूँ। होगा क्या, CF का ज़्यादा होना चाहिए था डाइपोल मोमेंट CCl केस में, लेकिन एक्सपेरिमेंट से क्या पता चला, CCl का डाइपोल मोमेंट CF से ज़्यादा होता है। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि उस केस में क्या हुआ, जो चार्ज से ज़्यादा फैक्टर कौन सा डोमिनेट कर रहा है, डिस्टेंस वाला फैक्टर, डिस्टेंस का फैक्टर चार्ज के फैक्टर से ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है। क्यों, क्योंकि जो CF है उसके केस में क्या हुआ, डिस्टेंस इतनी कम हो जाती है कि जो ओवरऑल प्रोडक्ट होगा ना Q इंटू डी का, वो क्या करता है, डिक्रीज कर जाता है। Q इंटू डी का जो प्रोडक्ट होगा वो डिक्रीज कर जाएगा, उसी केस में क्या होगा, CCl में इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि Q की वैल्यू भी ठीक है और डिस्टेंस तो है ही इसकी F से ज़्यादा, तो समझ में। तो उस केस में क्या होगा, CCl की वैल्यू CF से ज़्यादा होगी, तो मैं ध्यान रखना ये वाली चीज़। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखना, ये जो होता है ना HF का डाइपोल मोमेंट तो HCl से ज़्यादा ही होगा, ठीक है, HF, HCl, HBr, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। ये हुआ, तो CCl का डाइपोल मोमेंट ही ज़्यादा होगा, ध्यान रखना। मैंने 3 चीज़ें देखी CX बॉन्ड में, क्या कौन सी, एक तो बॉन्ड लेंथ, टॉप टू बॉटम मूव करने पे क्या होगा, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। क्यों डिक्रीज करेगी, क्योंकि मतलब कम एनर्जी चाहिए बॉन्ड को ब्रेक करने में। फिर क्या था, डाइपोल मोमेंट, ये तो तीनों फैक्टर ध्यान रखना। ये मैंने बताया कि यहाँ पे इन दोनों के केस में क्या होगा, डिस्टेंस वाला फैक्टर भी क्या डोमिनेट कर जाता है, दोनों का प्रोडक्ट Q इंटू डी। CF के केस में क्या होगा, कम आएगा CCl से। क्लियर हुआ, ये भी देख लेना। तो आज के लिए इतना ही, और जो इसके बाद में हम जो पढ़ेंगे वो क्या है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड RX बेसिकली, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे वो। आज के लिए इतना ही है, और ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ लेना अच्छे से, कभी कभार इसका पूछ लेते हैं डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।